नमस्कार। प्रयास परिवार के सभी प्रिय अभ्यर्थियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। आपकी इसी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ लेकर के आए हैं, खासकर ग्रेड फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए द्रोणाचार्य एमसीक्यू लाइव बैच, जो कि कल से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम का बहुत कम समय बचा, आप सब जानते हैं, और ऐसे में एक सभी विद्यार्थियों को एक प्रेशर सा फील होना स्वाभाविक है। और ऐसे में वो सोच रहे हैं कि मैं सारे सिलेबस को कैसे समेटूं, मेन टॉपिक्स या जो है सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करूं। इसी तमाम द्वंद और आशंकाओं का समाधान लेकर के हम ये बैच आपके बीच लेके आए फर्स्ट पेपर के रूप में। अंतिम 15 दिनों में हम तैयारी को कैसे सटीक और कैसे पिन पॉइंट प्रिसाइज और कंसाइज करें और किसको ज्यादा फोकस करें, और खासकर पीवाईक्यू से आपकी एक अप्रोच बन जाएगी कि जो है पीछे की परीक्षा में इन टॉपिक से किस तरह का ट्रेंड रहा है, तो उसी पर आप ज्यादा फोकस करेंगे और इसी का अभ्यास करेंगे। और वो अभ्यास आपके साथ हम लेकर के आए हैं, प्रयास जो टीम आपके बीच। जैसे कि वो इतने 15 दिनों में टाइम टेबल शेड्यूल क्या रहेगा, कितने घंटे क्लास लगेगी, ये सारा चीज आपको यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर दिया गया है। फिर भी किस तरह से उनको पढ़ाया जाएगा, ये इसकी कुछ एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रश्नों के रूप में लेकर के आया हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, निम्नलिखित में से किस ठिकाने से उसका संबंध है। आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। एरनपुरा छावनी की अगर बात आए तो आप जानते हैं कि एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया था। अब इन एरनपुरा छावनी के सैनिकों के साथ आसपास के कई ठिकानेदार भी हो गए थे। अगर ठिकानों की बात करें तो आपके सामने जैसे एक नाम है आसोपा, एक नाम है गूलर, ऐसा ही एक नाम था आउआ, जिसको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक नाम था आलनियावास। ये चारों ठिकानों के नाम और भी कई थे, लेकिन मेन प्रमुख नाम ये थे। ये सभी ठिकाने जो थे इस एरनपुरा छावनी के आसपास थे। जबकि 2 नाम आपके सामने सलूम्बर, ये ठिकाना था मेवाड़ में। एक नाम है कोठारिया, ये ठिकाना था मेवाड़ में। तो सलूम्बर और कोठारिया दोनों मेवाड़ के ठिकाने, जबकि आसोपा, गूलर, आउर, आलनेवास ये मारवाड़ में जो है एरनपुरा छावनी के आसपास के ठिकाने थे। हम जानते हैं कि सलूम्बर है, यहां का जो ठिकानेदार था रावत केसरी सिंह। रावत केसरी सिंह, इसने क्रांतिकारियों की बहुत मदद की थी, उनको शरण दे करके। एक नाम है आसोपा, यहां का ठाकुर था शिवनाथ सिंह। ठाकुर शिवनाथ सिंह, यहां से इनका संबंध था। आप देख रहे हैं एक नाम है जो गूलर, यहां के थे ठाकुर बिशन सिंह। और जो है अब आपके सामने आप देखेंगे एक नाम है कोठारिया, यहां के थे ठाकुर जो है जोध सिंह। और जो सबसे चर्चित नाम है जो सबकी जबान पे, उसका नाम आउआ, जहां के थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में ही इन सभी ठाकुरों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, उनका नेतृत्व किया था। और आलनेवास से थे ठाकुर अजीत सिंह। अब प्रश्न को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो आप जानते हैं कि एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया और इन क्रांतिकारी साथ जो आसोपा के, गूलर से, आउवा से, आलनियावास सभी ठाकुरों ने का साथ दिया और इन सभी को लीड करे थे ठाकुर कुशाल सिंह। इन्हीं के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ था अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत से। वो हुआ था 8 सितंबर। अगस्त में देखिए विद्रोह था और सितंबर जस्ट अगले महीने आमने सामने आ जाते हैं। 8 सितंबर 1857 का युद्ध होता है और युद्ध का नाम है बिथोड़ा का युद्ध। एक बार पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि बिथोड़ा का संबंध था, जैसे इसमें 2 ऑप्शन बहुत क्लोज थे। प्रश्न पूछा कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से या स्वतंत्रता आंदोलन से। तो ध्यान रहे, बिथोड़ा का संबंध राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से, आप कह सकते क्रांति से, और इसका संबंध पड़ता है पाली में। यह स्थान पाली में पड़ता है। इस युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। हमें पता है कि जोधपुर के किलेदार उनार सिंह इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था और क्रांतिकारी विजय होने पर एक नारा भी दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। जैसे वो दिल्ली के लिए कूच करते हैं तो दिल्ली के लिए कूच करते समय उनका नेतृत्व किया था ठाकुर शिवनाथ सिंह ने। तो यहां पर 2 प्रश्न बन गए। शिवनाथ सिंह का अगर पूछे संबंध किससे था तो उत्तर हो जाएगा आसोपा। दूसरा, एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिल्ली के लिए कूच किसके नेतृत्व में किया, अगेन आप बोलेंगे शिवनाथ सिंह। जबकि ग्रेड फर्स्ट में पहले एक बार प्रश्न पूछा गया कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कहां या किस ठाकुर ने उसको शरण दी थी, तब उत्तर आ जाएगा कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने। वहां कोठारिया, ध्यान रहे सलूम्बर और जो कोठारिया दोनों के ठाकुरों ने को शरण दी थी, लेकिन वहां क्वेश्चन में केवल ऑप्शन में कोठारिया था।
अब आप पूछे साहब दोनों आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, दोनों आ जाएं तो फिर उत्तर कोठारी सही माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये है कि निम्न से कौन सा शासक रोहिलादी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न गुर्जर प्रतिहार शासकों से पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि रोहिलादी के रूप में एक नाम है तो हरिश्चंद्र का नाम है। ये इस गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, लेकिन आप जानते हैं ये ब्राह्मण था, जबकि गुर्जर प्रतिहार शासक अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, ये ब्राह्मण था। अब थोड़ी दिक्कत होगी, और ब्राह्मण आपको पता है कि वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, इसलिए वेद शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण इसने जो है ना ये रोहिलादी की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न है कि रोहिलादी के नाम से किस जानते हैं? हरिश्चंद्र, जो इस वंश का संस्थापक था, और ब्राह्मण होने नाते वो वेद जो है शास्त्रों का ज्ञाता होने का उसने टाइटल लिया था। अगर अन्य ऑप्शन देखें तो रजील जो है, इनसे गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली शुरू होती है। और जो है नागभट्ट प्रथम, इसको मलेच्छों का नाशक भी कहते हैं, उपाधि के रूप में बता रहा हूं। और मंथ देव है, जो मंथन देव या मंथ देव, हमें राजूरगढ़ अलवर से एक शिलालेख मिलता है। राजूरगढ़ से आपको पता नीलकंठ महादेव का मंदिर मिलता है, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन है, जो महामारू शैली में निर्मित है। वहीं से उस शिलालेख में एक गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव का उल्लेख या जानकारी मिलती है। तो ये इसकी जानकारी हमें राजूरगढ़ के शिलालेख से मिलती है। ये प्रथम शासक संस्थापक था, ब्राह्मण था, इसलिए इसने टाइटल लिया। इसी से गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली, जो कि क्षत्रिय गुर्जर प्रतिहारों के रूप में शुरू होती है, वरना पहले ब्राह्मण मानते थे। और नागभट्ट प्रथम इस वंश का पहला बड़ा यशस्वी शासक था, जिसने जो मलेच्छों का नाशक का टाइटल लिया। यहां मलेच्छ शब्द जो है वो अरब से, पश्चिम से आने वाले उन मुस्लिम आक्रांताओं के लिए यूज हुआ, और उनको पराजित करने वाला पहला शासक जो था वो नागभट्ट प्रथम था। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, राणा सांगा की छत्री का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये शायद सबको आ रहा है। तो आप देखें कि राणा सांगा की छत्री है, ये मांडलगढ़ में स्थित है। हमें पता है कि इस राणा सांगा के वफादार सरदार था, उसका नाम था अशोक परमार। अशोक परमार का संबंध जो है वो भरतपुर से था, और अशोक परमार की सेवाओं से खुश होकर के ही हमें पता है कि सांगा ने उसको ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। कई बार प्रश्न पूछते हैं ऊपरमाल जागीर का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। अशोक परमार को यह जागीर किससे मिली थी? राणा सांगा से मिली थी। तो राणा सांगा की मृत्यु हम जानते हैं 30 जनवरी 1528 को हुई थी। 1528 को कहां हुई थी? कालपी नामक स्थान जो पड़ता है भरतपुर आगरा की सीमा पर स्थित है। इस स्थान पे मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी छतरी मांडलगढ़ में निर्मित है, जो कि 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी कुंभा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में, जिसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया, जबकि मृत्यु कालपी में हुई थी, यह बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला है जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में? यह क्वेश्चन प्रजामंडल आंदोलन से, और खासकर जयपुर प्रजामंडल से संबंध है। जब बात 1942 से यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की चल रही थी, उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अगर वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों से पराजित हो रहे थे, और भारत पर इधर जो ना पूर्वोत्तर से जापानी सेनाओं का आक्रमण बढ़ गया था, तो दबाव में थे। इसलिए मित्र राष्ट्रों ने दबाव में आकर के जो भारतीय राजाओं का सहयोग लेने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं से कहा कि अपने अपने प्रजामंडल जो आंदोलन चल रहे हैं उनको आप समाप्त करें या शांत करें। और उन्हीं अंग्रेजों के कहने पर जयपुर के महाराजा ने प्रजामंडल के नेताओं से कहा कि जो समझौते के मोड पे, और जो समझौता हुआ था जयपुर की सरकार और क्रांतिकारियों के बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में, उस समझौते नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। प्रश्न करा किन के बीच में हुआ? तो हमें पता है कि जो प्रजामंडल के नेता जो थे, जनता की ओर से तो था हीरालाल शास्त्री था, और सरकार की ओर से जयपुर के महाराजा की ओर से था मिर्जा इस्माइल। तो एक तरफ तो था मिर्जा इस्माइल, और सामने जो था ये जयपुर के उस समय के प्रधानमंत्री थे, और प्रजामंडल के आंदोलनकारियों की तरफ से नेताओं की ओर से था हीरालाल शास्त्री। तो इन दो के बीच हुआ। प्रश्न ये भी आया हुआ है, अगर आपसे पूछे, यहां तो इतना ही पूछ रहा है किन के बीच हुआ, तो इसका संबंध जयपुर प्रजामंडल से था, और प्रजामंडल के नेताओं की ओर से हीरालाल शास्त्री, और सरकार यानी महाराजा की ओर से जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। अब प्रश्न यह कि साहब ये जेंटलमैन एग्रीमेंट था क्या? तो आप कह सकते हैं इस एग्रीमेंट में तय हुआ था कि यदि प्रजामंडल के लोग यदि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं, तो इस शर्त पे उनको उत्तरदायी शासन का मतलब हुआ आप कैसे अकाउंटेबल गवर्नेंस, उत्तरदायी शासन एवं प्रतिनिधि संस्थाओं में भागीदारी देना तय हुआ था। प्रतिनिधि संस्थाओं में, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज में उनको पार्टिसिपेशन, प्रतिनिधि संस्थाओं में भागीदारी देना तय हुआ था।
जिसके लिए जो है शास्त्री जी ने हां कर दी थी। लेकिन इस समझौते से कुछ नेता नाराज हो गए थे और उन्होंने समझौते के विरोध में ये नाराज होकर के उन्होंने, आप जानते हैं, एक आजाद मोर्चा नामक संगठन की स्थापना की थी। और आजाद मोर्चा में कई लोग थे, जैसे आप नाम जानते हैं कि दौलत राम भंडारी, बाबा हरीश चंद्र, जो आप जानते हैं कि रामकरण जोशी है, गुलाब चंद कासलीवाल है, कई नाम है, मदन लाल खेतान है, राधेश्याम शर्मा है, जैसे सारे लोग इस मोर्चे से जुड़े थे। और जयपुर प्रधान लोगों ने इसी आजाद मोर्चे के बैनर तले ही क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि जयपुर प्रधान लोगों ने किस बैनर तले, जो है किस संगठन के तहत भाषण आंदोलन में भाग लिया? आजाद मोर्चा। लेकिन सरकार ने सख्ती की और सरकार ने जयपुर प्रजामंडल को बैन कर दिया, और बैन किया तो फिर इसका कार्यालय कहां ले गए? आगरा ले गए। इस तरह से कैसा प्रश्न पूछा आप बता सकते हैं? मैं अगेन रिपीट कर दूं कि किन के बीच में, तो संबंध पूछे तो जयपुर प्रजामंडल, क्योंकि एक बार इसमें प्रश्न आया कि संबंध किससे, और एक ऑप्शन जो था, दो स्टेटमेंट थे, एक ऑप्शन था संबंध झालावाड़ से। ध्यान रहे इसका संबंध जयपुर प्रजामंडल, प्रजामंडल की ओर से, जनता की ओर से कौन था? हिटलर शास्त्री। सरकार की ओर से, महाराज की ओर से जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ ये आपके सामने कि अगर आप भाषण आंदोलन में भाग नहीं लेंगे उस शर्त पे आपको दिया जाएगा। लेकिन इस समझौते से कुछ लोग नाराज होकर उन्होंने अलग संगठन बनाया, आजाद मोर्चा। इससे जुड़े लोगों के नाम मैंने आपको बोल के बता दिए। सरकार ने सख्ती की और जयपुर प्रधान बैन किया, तो इसका कार्यालय कहां ले गए? आगरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण से संबंध है? ये इंडियन हिस्ट्री नेशनल मूवमेंट से प्रश्न है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आप देख रहे हैं। ध्यान रहे कि रास बिहारी बोस, जो कि जिन पे लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का आरोप था, दिल्ली षड्यंत्र के तहत इनको आरोप बनाया गया था, लेकिन ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये जापान भाग गए थे, एक शूडो नेम से, फर्जी पासपोर्ट के जरिए। जापान जाकर के इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिसंबर 1941 में जापानियों द्वारा, जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिश भारतीय सैनिक जो उनके हाथों पराजित हो गए थे, वो जो उनके बंदी थे, उन्हीं को लेकर के उन्होंने जो ना आजाद हिंद फौज की स्थापना का गठन किया था। आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? INA कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, का गठन किया। तो ध्यान रहे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना 1941 में हुई थी, और जिसको हम INA भी कहते हैं। और इसका जो आप देखेंगे प्रधान, इसका जो है वो कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था, कैप्टन मोहन सिंह को। तो ये जो फौज का गठन किया सेना का, ये आप जानते हैं कि रास बिहारी बोस ने किया था। जापान मलाया की कोई सीमा थी, और वो सैनिक कौन से थे? वो ब्रिटिश भारतीय सैनिक जो जापानी हाथों पराजित थे, उन्हीं को मिलाकर के भारत की आजादी के लिए इस फौज का गठन किया था। और साथ ही हम जानते हैं 1942 में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1942 में टोक्यो में जो है रास बिहारी बोस ने क्या किया? भारतीय स्वतंत्रता लीग, यानी जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? इंडियन इंडिपेंडेंस जो है लीग की स्थापना की थी। आप जानते हैं ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ध्यान रहे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बोलो चाहे भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस ने की। तो रास बिहारी बोस ने दो की स्थापना की थी, एक तो INA और एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। लेकिन फिर हम जानते हैं सुभाष जो था उस समय वर्ल्ड टूर पे था, हिटलर के संपर्क में जर्मनी में था, पूरे दुनिया भर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन जुटाते वो सबसे कोशिश करते। और उसी कोशिश में जब जापान पहुंचते हैं तो इनको जो है आप जानते हैं जुलाई 1943 में सिंगापुर में जो है रास बिहारी बोस क्या करेंगे कि आजाद हिंद फौज का तो प्रधान कैप्टन या कमांडर इन चीफ, और जो है भारतीय स्वतंत्रता लीग का इनको अध्यक्ष बनाएंगे। और इसके साथ दोनों की जिम्मेदारी किसके पास आती है? सुभाष चंद्र बोस के पास। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि प्रारंभिक चरण से कौन जुड़े हुए थे? तो भैया ऑप्शन के हिसाब से उत्तर निकला रास बिहारी बोस। दिक्कत कब होती है? अगर हाँ होता सुभाष चंद्र बोस होता तो आप दुविधा में जाते कि यार सुभाष चंद्र बोस करूं या रास बिहारी बोस करूं। तो लेकिन दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत से ऑप्शन ही क्लियर खुद कर रहा है कि मैं हूं, उत्तर मुझको पहचानो। तो इस तरह में कोई होनी नहीं चाहिए।
आपका दबाव तब बढ़ता जब यहां ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस होता, लेकिन सीधा सीधा उत्तर है कि शुरुआत, प्रारंभिक समय इन दोनों की शुरुआत रास ने की थी। बाद में नेतृत्व 43 में किसके हाथ में आ गया था? सुभाष चंद्र बोस। अन्य को देखें, सचिंद्र सान्याल की किताब है जिसका नाम बंदी जीवन। ये क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ था और इसको पढ़कर हजारों क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली थी आंदोलन, और जो राष्ट्रीय आंदोलन में वो भागीदार बने थे। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप सब जानते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा गुजरात के एक थे भारतीय क्रांतिकारी, जिन्होंने भारत से बाहर रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। 1905 में इन्होंने लंदन में जो इंडिया हाउस नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, और यहीं से उन्होंने द इंडियन सोशलोजिस्ट नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का संबंध लंदन, इंडिया हाउस और समाचार पत्र इंडियन सोशलोजिस्ट। चंद्रशेखर आजाद सारे जानते हैं। पिछली बार प्रश्न आया था कि चंद्रशेखर आजाद ने अंतिम गोली अपने आप कहां मारी? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। वह की पूरा जानते हैं, एचआरए के रूप में पूरा एड डाउन, वो ट्रेन की डकैती सब जानते हैं। सचिंद्र सान्याल की किताब पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न तरफ मूव करते हैं। जहांगीरी महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? देखिए ये प्रश्न मुगलकालीन स्थापत्य से है। मुगलकालीन स्थापत्य देखें तो जिसकी शुरुआत एक तरह से अकबर से मानते हैं। माना कि थोड़ा बहुत निर्माण कोई बाबर ने करवाया, हुमायूं ने थोड़ा बहुत कुछ करवाया, क्योंकि वो तो टाइम ही नहीं मिला था। लेकिन अकबर की देखें तो अकबर ने जो ना कई किलों का निर्माण करवाया था, और उसी में एक है आगरा का किला। आगरा का किला। अन्य के अगर हम देखें बात, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला जिसका नाम है शाही किला, एक अटक का किला, और एक अपने राजपुताना में आप जानते हैं मैगजीन का किला जिसको हम कहते हैं अकबर का किला। ऐसे कई किले बनवाए थे, लेकिन सबसे मजबूत स्थापत्य का बेजोड़ जो अगर देखें सिंबल के रूप में अगर उसका नमूना, तो वह आगरा किला। और आगरा किले में कई इमारतें, और उनमें से एक इमारत का नाम है जो जहांगीरी महल है। तो जहांगीरी महल किस किले में स्थित है? तो उत्तर आ जाएगा आगरा का किला। इसी में एक अकबरी महल भी है। लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया था, जिसको हम शाही किला भी कहते हैं। शाही किला जो है अजमेर का किला, जिसको हम बोलते हैं अकबर का किला, अजमेर में स्थित है अकबर का किला। और दूसरा नाम है मैगजीन का किला। ध्यान रहे, हल्दी घाटी, क्या हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना जो है इसी किले में रची गई थी, मैगजीन का किला। और लास्ट आप देखें इलाहाबाद का किला, तो इसका निर्माण भी, तो लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया, आगरा किला भी अकबर ने बनवाया, अजमेर का किला भी अकबर ने बनवाया, इलाहाबाद का किला। लेकिन प्रश्न करा कि ये महल किस किले में स्थित है? तो ये महल भैया आगरा किला में स्थित है। इसी किले में दो महल है, अकबर का जो ना जहांगीरी महल भी है, अकबरी किला, दोनों महल जो है इसी किले में स्थित हैं। अगर चाहें तो हम इसकी फोटो देख सकते हैं। इसका फोटो आप देखेंगे, ये है वो सुंदर महल जो आगरा किले में स्थित है, और इस महल का नाम है जहांगीरी महल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो सीरीज शायद पसंद आई होगी, और इस तरह से हम एक एक ऑप्शन को यदि खोल के डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीजें समेटने में आ जाएंगी, और बहुत ही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना और तैयारी को बहुत ही जो है धार और उसकी दिशा एकदम सही होगी, तो इसमें कोई दोहराने की दबाव हट जाएगा और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इन्हीं उम्मीद और आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।